स्टूडेंट क्लास 8 में हमारा चैप्टर चल रहा था हमारी आपराधिक न्याय प्रणाली के बारे में, जिसमें हमने कल अपने पिछले टॉपिक में पढ़ा था आपराधिक जांच के अंदर पुलिस की क्या भूमिका रहती है। पुलिस की भूमिका के साथ साथ में हमने आपको बताया था संविधान के अनुच्छेद 22 में और फौजदारी कानून में गिरफ्तार व्यक्ति को क्या क्या मौलिक अधिकार दिए गए हैं, और साथ ही के अंदर हमने DK वासु दिशा निर्देशों के बारे में भी जानकारी हासिल की थी। तो चलिए बच्चों, आज हम अपने पुनः एक बार शांति की कहानी पर वापस लौटते हैं और यहाँ पर कुछ सवाल दिए गए हैं, उसके उत्तर भी खोजने का प्रयास करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है, जब चोरी के इल्ज़ाम में शांति को गिरफ्तार किया उस दौरान इंस्पेक्टर राव ने उसके भाई को 2 दिन तक पुलिस हिरासत में रखा, और हिरासत में रखने पर क्या उसकी कानूनन कार्रवाई सही थी? क्या DK वासु के दिशा निर्देशों का उल्लंघन हुआ था? एग्जैक्टली बिल्कुल सही बात है कि जो शीला का भाई सुशील था उसको गिरफ्तार किया गया, ये बिल्कुल गलत था। क्योंकि गिरफ्तार में जब व्यक्ति को किया जाता है तो संपूर्ण जानकारी कागज़ तैयार करना चाहिए। गिरफ्तारी करने वाला व्यक्ति उसके बारे में पूछ सकता है, उसके परिवार वाले को जानकारी उसने नहीं दी थी, ठीक है ना। और उसके साथ जो अंदर रखकर पूछताछ की तब उसके ऊपर उसके मार कूट जो की गई, पिटाई की गई, वो कभी भी नहीं कर सकते हैं आप, है ना। और उसके साथ वो भी किया गया, तो यहाँ पर पूरी तरीके से उल्लंघन हुआ इन सब चीज़ों का, DK वासु दिशा निर्देशों का। क्या दूसरा क्वेश्चन है, क्या सब इंस्पेक्टर ने शांति को गिरफ्तार करने और उसके खिलाफ मुकदमा दायर करने से पहले प्रत्येक गवाह से पर्याप्त सवाल पूछे? क्या सबूत इकट्ठे किए थे? पुलिस की जिम्मेदारियों के हिसाब से आपकी राय में इंस्पेक्टर राव को जांच के लिहाज से और क्या क्या करना चाहिए था? बिल्कुल गलत है ये भी। उसने किसी भी प्रकार की कोई जानकारी, गवाह, सबूत इकट्ठे नहीं किए जो कि उसे करने चाहिए थे। तो इस लिहाज से इंस्पेक्टर राव ने बहुत बड़ी गलती की थी। उसको चाहिए था कि पहले गिरफ्तार करने से पहले उसे सारी जानकारियां हासिल करनी चाहिए थी, जो सबूत थे वो इकट्ठा करना चाहिए थे, तब जाकर उसे लेना चाहिए था। उसके भाई को उसको इन्फॉर्मेशन देनी चाहिए थी, लेकिन नहीं, भाई तो खुद ही अपने आप इंस्पेक्टर में आके विनती करता है और वो उसे भी ज़बरदस्ती अदालत थाने में बंद करके उसके साथ ज्यादती करता है, जो गलत है। आइए अब थोड़ी अलग स्थिति से मामले को देखते हैं। मान लीजिए कि शांति और उसका भाई सुशील थाने में आके शिकायत करते कि मिस्टर शिंदे के 20 वर्षीय बेटे ने उनकी बचत के 15,000 रुपये चुरा लिए हैं। क्या आपको लगता है कि थाना प्रभारी अधिकारी फौरन उसकी FIR दर्ज कर लेगा? ऐसे कारक लिखिए जो आपकी AR में FIR लिखने या न लिखने के पुलिस के फैसले को प्रभावित करते हैं। तो आइए पहले ये जानने के लिए हम ये जानते हैं कि प्रथम सूचना रिपोर्ट या FIR क्या होती है। देखिए, जब भी कोई पुलिस थाने में जाता है और अपने कोई अपराध की शिकायत लिखाता है तो उसे FIR दर्ज करानी होती है, ठीक है। तो FIR क्या होती है, पढ़ते हैं। पुलिस FIR दर्ज होने के बाद ही अपराध की जांच पड़ताल शुरू करती है। कानून में ये बिल्कुल स्पष्ट कहा गया है कि किसी भी संज्ञेय अपराध की सूचना मिलने पर थाना के प्रभावी अधिकारी को फौरन FIR दर्ज कर लेनी चाहिए। पुलिस को ये सूचना मौखिक या लिखित किसी रूप में भी मिल सकती है। FIR में आमतौर पर वारदात की तारीख, उसका समय, स्थान आदि लिखा होता है, वो लिखना चाहिए। उसमें वारदात के मूल तत्व और घटनाओं का विवरण भी लिखा होना चाहिए। अगर अपराधियों का पता चल गया हो तो उसका नाम और उसके संबंधित गवाहों का उल्लेख भी उसमें करना चाहिए। FIR में शिकायत दर्ज करने वाले का भी नाम होना चाहिए, उसका एड्रेस क्या है वो भी उसमें लिखा होना चाहिए। FIR के लिए पुलिस के पास एक खास फॉर्म होता है और इस पर शिकायत करने वाले के, जो कि पुलिस थाने में जाता है और शिकायत दर्ज कराता है, उसके सिग्नेचर भी कराए जाते हैं। शिकायत करने वाले को पुलिस से FIR की एक कॉपी जो होती है, नकल जिसको हम बोलते हैं, वह प्राप्त करने का भी अधिकार होता है। अगर कोई पुलिस अधिकारी आपको मना करता है तो आप उसके खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं। जो आप FIR दर्ज कराते हैं उसकी एक फोटोकॉपी आपके पास अवश्य रूप से होनी चाहिए, और उसके अंदर क्या क्या लिखा है ताकि आप सबूतन अपने पास में रख सकें और ज़रूरत पड़ने पर उसे पेश कर सकें।
ठीक है, तो ये होती है FIR। ठीक है, आगे चलते हैं कि एक सरकारी वकील की क्या भूमिका होती है। इसको हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट। आज FIR क्या होती है ये आप मुझे प्रश्न के उत्तर में लिख के दिखाएंगे। थैंक यू।